हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पाठ पुस्तक स्पर्श 2 इसका पाठ 12 पढ़ेंगे। तताड़ा बामिरो कथा, जिसके कि लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रेम कथा थी तातारा बामिरो की, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है इस कथा में। और लीलाधर मंडलोई का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में 1954 में छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था। तो ये तातारा बामिरो कथा जो है ये अंडमान द्वीप समूह का एक अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यहाँ यह जो है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की एक प्रेम कहानी है। इस कथा में लेखक ने तातारा और बामिरो की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस प्रेम कथा का जो अंत है वो बहुत ही दुखदायी होता है। और इस प्रेम कथा में क्या होता है, कैसे होता है, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान और यह पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। यहाँ पर निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति, मतलब बहुत निकोबारी जनजाति जो है इसका बहुत पुराना संस्कृति है यहाँ। और निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। और निकोबारियों का विश्वास है कि पहले जो थे प्राचीन काल में, पुराने समय, ये दोनों द्वीप एक ही थे, लेकिन इनके विभक्त होने का मतलब इनके बंटने का एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो यही लोक कथा हम पढ़ेंगे यहाँ। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक ही थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था और उस सुंदर गांव में एक शक्तिशाली युवक रहता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति जो था। ततारा जो था एक बहुत ही अच्छा और मदद करने वाला व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मदद करते रहता था। तो निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, इसी कारण वो बहुत फेमस था। ततारा सभी उसका आदर करते वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया था। वह इतना नेक दिल था कि जब भी किसी को उसका ज़रूरत पड़ता था वह वहाँ भागा भागा पहुँच जाता था। सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों की भी मदद करते रहता था। इसलिए कोई भी पर्व त्यौहार में दूसरे गांव में होता था तो इसको स्पेशली इनविटेशन दिया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय भाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। वह देखने में तो सुंदर था ही, लेकिन उसका व्यक्तित्व जो था, उसका पर्सनैलिटी वह भी, और वो अंदर से जो नेक दिल था, लोगों की मदद करता था, उसके कारण लोग उसे बहुत चाहते थे, उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। वो हमेशा ट्रेडिशनल कपड़ा पहनता था और उसके साथ कमर में क्या करता था, एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोग का मत था, लोगों का मानना था कि इस तलवार में जो है, लकड़ी की भले ये तलवार है लेकिन इसमें देव शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा जो था कभी कभी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं करता था, किंतु वो जो काम करता था ततारा, वो बहुत साहसिक काम होता था। तो लोग उस तलवार के बारे में समझते थे कि इसमें दैवीय शक्ति है, उसमें अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा की तलवार जो था लोगों के लिए एक रहस्य था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को थे। क्षितिज मीन्स होता है आकाश। एक शाम को जब दिन भर के कठिन परिश्रम करने के बाद ततारा क्या हुआ, समुद्र के किनारे टहलने गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, मतलब सूरज जो था अब आकाश में डूबने वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, मतलब ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे सनह सनह छीन होने को थी। सनह सनह मीन्स होता है धीरे धीरे।
तो शाम में जो था पक्षी का चहचहाट जो था धीरे धीरे कम होने को था। उसका मन शांत था। विचारमग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अपनी अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। जब वो अपनी प्रकृति का आनंद ले रहा था तब उसे कहीं से एक मधुर आवाज़ सुनाई दिया, संगीत का। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उस गीत का जो बोल है इसके तरफ बह के आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई था। बीच बीच में समुद्र की लहरों का भी आवाज़ आता था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वो गाना जो था इतना प्रभावी था कि अब उसकी तरफ ये मंत्रमुग्ध होने लगा। लहरों की एक प्रबल बेग ने उसकी तंद्रा भंग की। जब एक बार बहुत जोर से लहराया तब उसका ध्यान टूटा। चैतन्य होते ही वह इधर बढ़ने को विवश उठा। चैतन्य मीन्स होना, होश में आना। जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। जब उसे होश आया, ये प्रकृति के आनंद में डूबा हुआ था, और जब उससे उसकी नींद टूटी तो वह जिधर से आवाज़ आ रहा था उधर जाने के लिए एकदम बिकल हो गया, मतलब बेचैन हो गया। वह बिकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गाड़ी थी। यह एक श्रृंगार गीत था। जब उसकी ओर आवाज़ की तरफ वो बढ़ा तो उसकी नज़र क्या हुई, एक लड़की पे पड़ी जो कि शाम ढल रहा था और शाम के सौंदर्य में बेसुध, मतलब वो भी एकदम समुद्र के को देखते हुए एक गाना गा रही थी जो कि एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। उस लड़की को पता ही नहीं चला कि गाना जो वो गा रही थी तो उसमें उसको पता ही नहीं चला कि कोई अजनबी युवक जो है उसे ताके जा रहा है। अचानक एक जब समुद्र में लहर उठी और उसे भिगो गई तब उसकी तंद्रा टूटी, मतलब उसका ध्यान टूटा। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। वह क्या कि उस हड़बड़ाहट में जब वो भीग गई तो गाना ही वो भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। जब वो सामान्य हुई तब उसकी कान में एक आवाज़ आया कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। तारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। तारा ने ये कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। तो जब वो सुनी कि इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया, तब वो अब देखती है कि मेरे सामने तो एक युवक खड़ा है। उसे भीतर से कोमल भावना उत्पन्न हुई, किंतु उसने अपने आप को संयमित किया, मतलब कंट्रोल किया और बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण तुम जो बताओ कि पहले तुम कौन हो और तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो और ये बेतुका क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे से। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। वह बोली कि कोई हमारे गाँव का युवक यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे हम उसको दे सकते हैं जवाब, लेकिन दूसरे गाँव के युवक के लिए हम ये जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। ततारा को जैसे होश ही नहीं था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया। गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तो वो इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो कौन है। वो क्या किया, फिर से क्वेश्चन किया, तुम गाना क्यों रोक दी, उसे गाओ ना क्योंकि तुम बहुत मीठा गाती हो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गाँव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तो वो बोली कि हम जो क्वेश्चन पूछे हैं तो ये इसका आंसर नहीं है, तुम जो मेरे से बोल रहे हो गाना गाने के लिए। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। क्योंकि जो बामिरो जो थी वो युवती वो लपाती गाँव की थी और लपाती गाँव का ये उसको नहीं लगा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुँच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया। गाना फिर भी वो क्या किया, उसको गाना गाने के लिए फोर्स करने लगा। युवती झुंझला उठी। लड़की जो थी वो गुस्सा गई। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। जब ये नहीं मान रहा था तो वो हाट शब्द में बोली, ढीठता की हद है। जब से मैं परिचय पूछ रही हूँ तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों, क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। जब वो जोर से बोली कि हम तुमसे परिचय पूछ रहे हैं और तुम एक ही गाना अलाप रहे हो, एक ही बात अलाप रहे हो, गाना गाओ। तुम्हें इस गांव का नियम नहीं मालूम है कि हम लोग दूसरे गांव के युवक को कोई आंसर नहीं देते हैं। जब वो ये बात बोलकर तेज़ी से जाने के लिए मुड़ने लगी तब ततारा को होश आया और वो अपनी गलती माना और उसके सामने रास्ता रोक कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ। बोला, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। तुमको जो देखे तो मेरा चेतना
खो गया। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। बोला हम तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे, बस तुम अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी नहीं यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो ततारा उससे बोला कि हम तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे, बस अपना नाम बता दो। जब वो देखी लड़की ये सचमुच एकदम विनम्रतापूर्वक मेरे से आग्रह कर रहा है, तो वो अपना धीरे से नाम बताई, बामिरो। तो वो लड़का बोलता है ततारा कि कितना सुंदर नाम है, कल भी यहाँ आओगी ना? वो रिक्वेस्ट से बोला। नहीं, शायद कभी नहीं, बामिरो ने अनमयतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। बामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वो जो थी इतना कहकर बोली कि नहीं, अब हम यहाँ शायद कभी नहीं आएंगे, और वो अपने गांव की तरफ तेजी से दौड़ रही। पीछे से ततारा उसको आवाज़ दे रहा था कि बामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल फिर मैं यहाँ तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा राह देखूंगा, तुम यहाँ जरूर आना। बामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। बामिरो घर पहुँचकर भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। जब बामिरो घर पहुंची तो उसे अंदर से कुछ बेचैनी हुई। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। जब वो घर पहुंची तो उसको एक छटपटाहट सा होने लगा। उसने अंदर से दरवाज़ा किया और सोची कि चलो अपना ध्यान कहीं और बटाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका मन बार बार जो था, उसके मन में ततारा का चेहरा आ रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने जो थी ततारा के बारे में बहुत सारी कहानी सुन रखी थी। बामिरो, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। वह जो इमेजिन कर रही थी तो उसके लिए वो बहुत साहसी युवक था। किंतु वहीं ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सब और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा नहीं था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। वो जो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, वो सोचती थी एकदम साहसी हो, लेकिन जब इसको देखी कि ये बहुत ही सभ्य है, शांत है और भोला है, तो वो सोची कि मेरा जीवन साथी, तो हम अपने जीवन साथी के बारे में तो कभी ऐसा नहीं सोचे थे। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। किंतु वहाँ की एक परंपरा थी कि एक गांव से बाहर उसकी शादी दूसरे गांव में शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए वो क्या कि वो सोच रही थी कि ये तो नियम के विरुद्ध है, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। अब उसको लगा कि हमको इसको भूल जाना चाहिए, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेषक याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। लेकिन वह सोची कि ऐसा तो संभव है नहीं, तो हमको इसको भूल जाना ही बेहतर है मेरे लिए। लेकिन यह उसके लिए असंभव था। ततारा का चेहरा जो था बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। दोनों का हृदय जो था व्यथित था। दोनों एक दूसरे को याद कर रहा था, ततारा भी और बामिरो भी। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लापती की समुद्री चट्टान पर पहुँच गया। किसी तरह रात बीता तो दिन भी गुजर गया। अब शाम का इंतजार था। ततारा के लिए ऐसा लग रहा था कि ये उसका पूरा जीवन भर का प्रतीक्षा है, आज शाम होने का। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले, वह जब दिन ढलने के मतलब शाम होने के काफ़ी पहले वो वहीं पहुंच गया जहां उसने वो कल बामिरो से मिला था, उसी चट्टान पर, लापती गांव के। बामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर बामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ पहुँच तो गया था और अंदर से बहुत बेचैन था, और उसके मन में एक सवाल भी आ रहा था, कहीं बामिरो नहीं कर पाई तो क्या करूँगा। सिर्फ वो वेट कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वो एक आशा की किरण लेकर बैठा हुआ था, आशा में था कि हाँ वो आ भी सकती है। बार बार वो लपाती के रास्ते की नज़रें दोहराता, कभी हमेशा जो था रास्ते पर नज़र दोहराते रह रहा था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। अचानक से क्या हुआ, नारियल का पेड़ के पीछे बहुत सा नारियल का पेड़ था, तो उसके पीछे जो थी
नारियल के झुरमुट के पीछे, सॉरी, बहुत सारे नारियल के पीछे उसको एक आकृति दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, सचमुच वो बामिरो थी। तब वो देख के खुश हो गया, अरे ये तो बामिरो है। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न बोलती। ऐसा उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो छुप छुप के आ रही है। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, फिर तेजी से आई और उसके सामने आके खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे, कुछ था तो जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब खड़े हो गए। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। वो दोनों कुछ एक दूसरे से कोई भी बात नहीं हुआ। लग रहा था कि दोनों के अंदर कुछ बह रहा है और जो वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को निहारे जा रहा था। जब सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, मतलब कि जब शाम हो गई, पूरा रात हो, अंधेरा बढ़ने लगा, तब दोनों को कुछ होश आया और बामिरो जो थी अपने घर की तरफ बढ़ने लगी और ततारा वहीं खड़ा उसको शब्दहीन होकर देखता रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्विवेश ताकते रहते। दोनों एक दूसरे को देखते रहता, वहाँ डेली जाता और सिर्फ एक दूसरे को देखते रहता, मूर्ति की तरह। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत घड़ा रहा था। लापती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। बामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गाँव का होना आवश्यक था। बामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। इस तरह जो दोनों जो था एक दूसरे से समुद्र के किनारे लपाती गांव के में ही मिलता था, तो दोनों डेली मिलता था और मूर्ति की तरह एक दूसरे को ताकते रहता था। लेकिन कुछ जो थे लपाती के कुछ युवक जो थे इस चीज़ को भांप लिया, मतलब वो समझ गया कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और ये जो थी खबर हवा की तरह फैलने लगी लपाती गाँव में। लेकिन वहाँ की एक रीति थी कि जो कभी भी ये विवाह संबंध होता था तो वो अपने ही गांव में होता था, एक दूसरे गांव में किसी का विवाह नहीं हो सकता था। तो वहाँ की वो परंपरा थी। दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो दोनों अडिग रहा और अपने नियम था, मतलब वो लोग का जो नियम था मिलने का, वो लोग उसी समुद्र के किनारे मिलता रहा। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। तो ये पासा गांव का, ततारा जो था पासा गांव का था और बामिरो लपाती गांव की थी। तो कुछ समय बाद ततारा के गांव पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हिष्ट पिष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रायोजित प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। तो पासा मतलब ततारा के गाँव में जो था पशु पर्व का आयोजन हुआ और इस पशु पर्व में जो थे पशुओं का प्रदर्शन होता था और पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा, मतलब पशु और युवकों को भिड़ाया जाता था, उनकी शक्ति परीक्षा आयोजित होती थी। वर्ष में एक बार जो थे सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन भी होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। शाम में ही सब लोग पासा आने लगा। ततारा के गांव धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें बामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। ततारा सोच रहा था कि जब सारे गांव के लोग आएंगे तो बामिरो भी आएगी उस गांव से, लपाती गांव से, तो वो इस चीज़ नृत्य संगीत पे या पशु पर पे ध्यान न देकर उसकी आंखें जो थी हमेशा बामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा, तो उसने देखा कि नारियल के पेड़ के झुंड के पीछे से कोई उसे झांक रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। जब वो नज़दीक जाकर देखा तो वो जो आकृति दिख रही थी नारियल के झुंड के पीछे से, वो बामिरो की आकृति थी, जो कि भयवश मतलब डर के मारे वो सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें तरल थी, मतलब वो रो रही थी, होंठ काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। जैसे वो ततारा को देखी जोर जोर से रोने लगी। ततारा बेहोल हो गया, मतलब ततारा बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य मूड था। रोने का जो आवाज़ था, बामिरो जो रोती थी तो धीरे धीरे जोर जोर से रोने लगी। बामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला उठी। जब वो बामिरो का आवाज़ सुनी रोता है तो उसकी माँ वहाँ आ गई और दोनों को देखकर गुस्सा हो गई। ततारा और बामिरो को देखकर सारे गांव वालों की उपस्थिति, यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। सारे गांव वाले वहाँ आ गए। ऐसा जब बामिरो देखी तो उसे लगा कि ये तो मेरा अपमान हो गया। इस बीच गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। बामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। बामिरो की माँ जो थी पूरा गुस्सा हो गई। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गाँव के लोग भी ततारा के विरोध में
आवाज़ उठाने लगे। उसने क्या किया, बामीरो की माँ ने ततारा को बहुत डांटा फटकारा, उसकी बेइज्जती की और गांव का जो लोग था वो भी ततारा के विरोध में बोलने लगा। यह ततारा के लिए असहनीय था। यह जो था ततारा इसको सह नहीं पाया कि जहाँ मेरा इतना प्रतिष्ठा था आज वहाँ लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। बामीरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था वहीं अपनी असहायता पर खींच। ततारा को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि बामीरो रोई जा रही थी और उसको जो एक गांव से दूसरे गांव में शादी संबंध नहीं होता था उसको इस परंपरा पर भी गुस्सा आ रहा था और अपनी असहायता मतलब हम उसका कोई सहायता नहीं कर रहा था इस पर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। बामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। बामीरो का जो दुख था उसे और गुस्सा दिला रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। मतलब उसको पता ही नहीं चला कि अब हमको क्या करना चाहिए और उसका अचानक हाथ जो था उसकी जो तलवार कमर में बंधी रहती थी उसकी मुठ पर वो अपना हाथ ले गया। क्रोध में उसमें तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। वो गुस्से से पूरा तलवार निकाला और कुछ सोचने लगा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। उसका गुस्सा जो था बढ़ रहा था। लोग डरने लगा। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का समन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसमें धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। जब उसका क्रोध उसको गुस्सा उसको बामीरो ततारा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो क्या किया, तलवार को खींच के पूरा आसपास सन्नाटा फट गया। तलवार खींच के वो पूरे शक्ति से उसको धरती में घोंप दिया और वापस से उसे खींचने लगा। वो पसीने से नहा उठा। सब घबराया हुआ था। वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। सब घबरा गया था। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था। अचानक जहाँ एक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। जब तलवार को खींचते खींचते वो दूर पहुंच गया और हाँफने लगा तो जहाँ वो तलवार गाड़ा था एक लकीर खींच गई थी और ऐसा लगा कि धरती दो टुकड़ों में बंट गई है। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी और एक गड़गड़ाहट गूंजने लगा क्योंकि धरती जो थी लकीर की सीध में फट रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो तलवार जो खींच रहा था क्रोध में, ऐसा लग रहा था कि क्रोध से ततारा जो है धरती को काट रहा है। भयाकुल हो उठे। मतलब सभी लोग जो थे डर गए, भय में आ गए। लोगों ने ऐसी दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। लोग ऐसा दृश्य सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो पूरा सहम गया लोग। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे खींचती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्य बस दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा, दूसरी तरफ बामीरो। और बामीरो क्या की, फटती हुई धरती के किनारे जो धरती फट रहा था वो जो लकीर खींच दिया था उस तरफ दौड़ रही थी और बोल रही थी ततारा ततारा। ततारा जो था दुर्भाग्यवश क्या किया था, धरती के जो फट गया था वो दूसरी तरफ था, ततारा इस तरफ और वो उस तरफ थी। और धरती वहाँ दो अंतिम छोर पर जब वो पहुँचा तो द्वीप दो टुकड़ों में बट गया था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ बामीरो थी। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी दूसरी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। जब ततारा को होश आया उसका गुस्सा कम हुआ तो वो देख रहा था कि दूसरी तरफ का जो द्वीप है वो समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। जब वो ऐसा देखा तो छटपटाने लगा और छलांग लगाकर दूसरी तरफ गया और उस सिरा थामना चाहा लेकिन उसका जो पकड़ था वो ढीला हो गया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा। वह लगातार समुद्र की तरह सतह की तरफ फिसल रहा था। मतलब वो जो पकड़ने का कोशिश कर रहा था द्वीप का दूसरा समूह, वो जो तलवार से कट गया था वो था समुद्र की तरफ धंसता जा रहा था और वो सोचा कि हम इसको पकड़ लेंगे उछल के। वो जो दूसरी तरफ जाकर उसको लपका लेकिन उसका पकड़ जो ढीला हो गया तो इससे क्या हुआ, वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा क्योंकि उस वाला जो एरिया था चट्टान का वो धरती का वो समुद्र की तरफ फिसल रहा था, इसलिए वो उसको पकड़ा था, वो भी फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, बामीरो 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 बामीरो। बस वो एक ही नाम आवाज़ चिल्ला रहा था, बामीरो का। उधर बामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। उधर बामीरो भी ततारा 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 लहूलुहान हो चुका था। वो अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। ततारा जो था पूरा खून से लथपथ हो गया था। वो मतलब उसको वो अचेत होने लगा, वो बेहोश होने लगा और कुछ समय बाद वो होश में नहीं रहा। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। वह जो था द्वीप के अंतिम टुकड़े पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से में जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो वो जो था कहाँ गया, कहाँ बह के समुद्र, क्योंकि वो टुकड़ा तो समुद्र के साथ बह गया था, वो बहते हुए कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। इधर बामीरो पागल हो उठी। वो हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बहती रहती।
इधर जो थी बामिरो भी पागल हो चुकी थी। वो हर समय ततारा को ढूंढती रहती थी और वहीं जगह पे पहुंच जाती जहां धरती के दो टुकड़े हुए थे और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वो एक तरफ बिलग हो गई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग न मिल सका। ततारा को लोग बहुत ढूंढा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ततारा का क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आज न ततारा है न बामिरो कुंती, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। तो ततारा के जाने के बाद तो बामिरो भी पागल हो गई थी, उस घर द्वार छोड़ दी थी और हमेशा उसी जगह पे बैठी रहती थी जहाँ ततारा डूबा था, समुद्र से बह गया था। तो आज जो है उस द्वीप समूह में न तो ततारा है न बामिरो, लेकिन उनकी प्रेम कथा जो है घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। तो लोगों का आज मानना है कि जब ततारा जो था तलवार से धरती का तलवार जो खींचा था तो दो टुकड़ा हुआ था। तो जो टुकड़ा अलग हुआ दूसरा लिटिल अंडमान है जो कि कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। जब ये ततारा और बामिरो की घटना हुई उसके बाद से जो थे निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में अपने बच्चों की शादी करने लगे। ततारा बामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद आज इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो ऐसा माना जाता है कि ततारा बामिरो की जो त्यागमयी मृत्यु है, उन्होंने जो त्याग किया तो उसके बाद ही ये सुखद परिवर्तन आया कि एक गांव से दूसरे गांव में शादी होने लगी। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से तो हमें यही सीख मिलती है कि परंपरा और रीति रिवाज तो अच्छे होते हैं लेकिन कभी कभी जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर समय के साथ उसमें बदलाव हमें करना चाहिए और कभी कभी इसे तोड़ देना भी हमारे हित के लिए होता है। तो कभी कभी हमें इसे ज़रूरत पड़ने पर तोड़ भी देना चाहिए, परंपरा और रीति रिवाज। इसी में जो है सभी लोगों की भलाई है। आशा है आप लोगों को यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।